आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। आज हम शुरू करते हैं बीए तृतीय वर्ष की पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचार, जो कि द्वितीय पेपर के रूप में लागू होते हैं। जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की हम शुरुआत करते हैं तो उनकी शुरुआत सामान्यतः सुकरात और प्लेटो से माने जाते हैं, लेकिन सुकरात के बजाय जो वास्तविक और प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं वो प्लेटो के रूप में ही माने जाते हैं। और प्लेटो को विश्व का प्रथम दार्शनिक भी माना जाता है, जिन्होंने मननशील दर्शन की शुरुआत की थी। मननशील दर्शन का तात्पर्य है कि उन्होंने आदर्श या चाहिए की स्थापना करने की कोशिश की थी। उनका जन्म एथेंस में हुआ था और उन्होंने सुकरात की शहादत देखी थी। सुकरात उनके गुरु थे और उनके प्रभाव में आकर ही प्लेटो दार्शनिक बने थे। और उन्होंने सुकरात के भाषणों को सुना और उन भाषणों विचारों को उन्होंने अपनी रचनाओं में रख दिया, इसलिए उनको सुकरात का शिष्य माना जाता है। अब हम प्लेटो के बारे में बात करें तो हम प्लेटो का जीवन का बात करें तो वास्तव में जो प्लेटो हैं उन्होंने उनके रचनाओं में सुकरात के ही विचार मिलते हैं। और प्लेटो के समय जो एक दार्शनिक विचारधारा जिसे कि प्लेटो खुद ही सोफिस्ट कहते हैं वो प्रचलित थी। और उस विचारधारा के जो दार्शनिक अपने आप को मानते हैं जो लोग, वो उन्होंने ऐसी पाठशालाएं खोल रखी थी, ऐसे विद्यालय खोल रखे थे जहाँ पर वो मोटी मोटी फीस लेकर शिक्षा देते थे। और शिक्षा किस बात की देते थे कि व्यक्ति को किस तरह से स्वार्थी, चतुर और वाक्पटु होना चाहिए ताकि वो अपना अधिक से अधिक काम निकाल सकें। तो इस तरह से जो प्लेटो ने सोफिस्टों को एक प्रकार का व्यवसाय कहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य दार्शनिक दर्शन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि उनका अर्थ सिर्फ व्यवसाय के रूप में दर्शन का प्रयोग करना था। व्यवसाय के रूप में वो दर्शन को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते थे। और सोफिस्टों का जब हम बात करें तो उनमें प्रमुख सोफिस्ट माने जाते हैं प्रोटोगोरस, जोडियस, प्रोडिकस आदि। और उन सोफिस्टों की बात को, तथ्यों को काटने के लिए प्लेटो ने अपने आदर्शवाद के विचार रखे थे। इसलिए चूँकि उस समय स्वार्थ प्रचलित थे, व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर उठने की कोशिश करता था, तो इसलिए प्लेटो ने उस तत्कालिक राज्य को सुकरों की नगरी कहा है। और उस सुकरों की नगरी को हटाकर वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे अपने दर्शन के माध्यम से। तो इस आदर्श राज्य के तहत प्लेटो ने क्या उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की और वो चाहते थे कि विश्व के घूम कर वो ऐसे दर्शन की खोज करें जो कि मौलिक हो, नया हो, मननशील हो और उपयोगी हो, जो स्वार्थ से संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ दर्शन हो। तो इसके लिए उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। माना जाता है कि प्लेटो ने भारत की भी यात्रा की थी, क्योंकि उनके जो न्याय संबंधी विचार हम प्लेटो के देखते हैं वो विचार बहुत अधिक भारत के जो प्राचीन भारत के दर्शन संबंधी विचार थे उनमें समानता रखते हैं। और आगे हम देखें तो प्लेटो के जो विचार थे उनके पूर्णतः मौलिक विचार नहीं थे, उनके विचारों में सुकरात के विचारों का प्रतिबिंब है। और उनके जो ग्रंथ है वो सुकरात के ग्रंथों के माध्यम से हमें सुकरात के विचारों की जानकारी मिलती है, क्योंकि सुकरात ने खुद किसी प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। उनके जितने भी विचार हैं वो सब प्लेटो के माध्यम से हमें जानने को मिलते हैं। तो और प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो समाज शैली में। समाज शैली का तात्पर्य है कि वो एक दूसरे से वार्तालाप के तरीके से वो पुस्तकों की रचना की गई है। उसमें पहला पात्र अपना तर्क प्रस्तुत करता है और सुकरात नामक का पात्र जो कि प्लेटो स्वयं है वो उन तर्कों को, दलीलों को काट देता है और फिर उन सारी दलीलों को एक एक करके काटने के बाद वो अपना तर्क पेश करता है, और जिसे फिर वो इतना अकाट्य होता है कि उसे सभी पात्र स्वीकार कर लेते हैं। इस पद्धति को हम कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी तर्कों के माध्यम से अपनी बात को ठोस तरीके से रखना और उसको अगले को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना। तो जो प्लेटो ने अपनाई है वो द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है। अब हम आगे बढ़ें और प्लेटो के बारे में एक सामान्य परिचय लें तो हम देखते हैं कि प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एथेंस में उनका जन्म हुआ था। एथेंस राज्य था, क्योंकि उस समय जो यूनान था, ग्रीक था, वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बंटा हुआ था। तो उन्हीं नगर राज्यों में एक प्रसिद्ध
नगर राज्य था एथेंस और प्लेटो का जन्म उसी नगर राज्य में हुआ था। प्लेटो एक अच्छे उच्च खानदान में उनका प्लेटो का जन्म हुआ था और उनका पारिवारिक नाम था अरिस्टोक्लीज। अरिस्टोक्लीज जो यूनानी नाम था उनका माना जाता है। शिष्य हम पढ़ चुके हैं कि वो सुकरात के शिष्य हैं और गुरु किसके थे? अरस्तु के गुरु थे। और उनकी मृत्यु हो गई थी प्लेटो की 347 ईसा पूर्व में। अब हम आगे देखें तो प्लेटो ने जो अपनी अध्ययन पद्धति निकाली थी, जिस अध्ययन पद्धति के माध्यम से वो अपनी पाठशाला में पढ़ाते थे उसको निगमनात्मक कहते हैं। निगमनात्मक यानी कि पहले कोई एक निर्णय पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि पहले तर्क वितर्क होता है और लंबी बहस के पश्चात कोई निर्णय उस तर्क वितर्क में, उस पक्ष विपक्ष में गंभीर वार्तालाप करने के बाद में अंत में निष्कर्ष निकल कर आता है। तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो निगमनात्मक पद्धति उसको कहते हैं। ठीक है, एक आगमनात्मक पद्धति होती है, उसमें पहले निष्कर्ष होता है, फिर उसके ऊपर वार्तालाप किया जाता है, उसके पक्ष विपक्ष भी मत रखे जाते हैं। और निगमनात्मक पद्धति में पहले विचार होते हैं, बात होती है, चर्चाएं होती है, उसके बाद अंत में एक निर्णय निकाला जाता है। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। शैली उनका समाज शैली, जैसे कि हमने कहा, वो एक सुकरात के रूप में एक पात्र है और बाकी उसके विरोधी पात्र हैं। तो सुकरात के रूप में जो पात्र है प्लेटो स्वयं है, जो पहले उनके तर्क वितर्क करते हैं दूसरे लोग, उनको सुकरात काटता है और अंत में ऐसे इकट्ठे रखता है अपनी बात को कि उससे सभी स्वीकार कर लेते हैं। तो वो निष्कर्ष के रूप में, निगमनात्मक रूप में उसको अंत में स्वीकृति मिलती है। आगे हम पढ़ें तो विश्व के प्रथम राजनीतिक विचारक प्लेटो को माना जाता है। उन्होंने एक शिक्षण संस्थान खोली थी, उसका नाम था अकादमी। अकादमी में सभी विषयों को पढ़ाया जाता था, गणित, दर्शन, विज्ञान, सभी विषयों को पढ़ाया जाता था। उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने ज्यामिति पर बल दिया है और अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि उस समय चूँकि यूनान छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, उसी समय पोलिपेनेशिया का युद्ध हुआ था, वो था एथेंस और स्पार्टा में। एथेंस और स्पार्टा उस समय के दो प्रसिद्ध नगर राज्य हुए हैं। और प्लेटो को उनका जो जन्मजात नाम था वो अरिस्टोक्लीज था, लेकिन सामान्य तो लोग उसको प्लेटो कहते थे। प्लेटो क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये प्लेटो एक शारीरिक दृष्टि से वो बहुत मजबूत थे, उनके कंधे बहुत चौड़े थे। तो उस समय उनके जो शारीरिक शिक्षक थे ना, उन्होंने उसको अफलातून, प्लेटो को अफलातून नाम दिया था। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका माना जाता है कि वो बहुत ही शरीर से बहुत शक्तिशाली और ताकतवर इंसान थे। तो प्लेटो उनका निक नेम है, वास्तविक नेम उनका अरिस्टोक्लोस है। आगे हम पढ़ें, देखें प्लेटो के जीवन के परिचय के बारे में यदि आगे हम जानकारी लेते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेटो ने सामान्यतः कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी। सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध जो प्लेटो की रचना मानी जाती है वो है द रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक में ही प्लेटो के जो दो मुख्य सिद्धांत हैं, न्याय का सिद्धांत, वो उसमें वर्णन किया गया है। न्याय के सिद्धांत के साथ साथ इसमें आदर्श राज्य की कल्पना की है, क्योंकि जिस वक्त प्लेटो का जन्म हुआ था, एथेंस राज्य में वो निवास करते थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि आपस में संघर्ष, स्वार्थ सब चलते रहते हैं। तो वो इन सब से ऊपर उठकर, स्वार्थ से, वो जो आपस में संघर्ष है, युद्ध की हमेशा स्थिति बनी रहती थी, उससे हटकर वो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो कि पूर्ण रूप से काल्पनिक था, आदर्श था, चाहिए की स्थिति उसमें थी। इसलिए उनको, प्लेटो को राजनीतिक विचार के साथ साथ एक बहुत बड़ा दार्शनिक भी माना जाता है, क्योंकि वो आदर्श के पक्षधर थे। तो आदर्श राज्य की स्थापना की उन्होंने द रिपब्लिक में, इसका वर्णन किया है। फिर उनकी दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी द लॉज। लॉज में उन्होंने उसको एक व्यवहारिक ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि द रिपब्लिक पूर्ण रूप से आदर्श राज्य था। आदर्श राजा पूर्ण रूप से दार्शनिक होता था, वो आदर्श राजा और उसके द्वारा संचालित होने वाला आदर्श राज्य था। ये रिपब्लिक में उन्होंने लिखा। लेकिन उन्होंने देखा कि आदर्श राजा और दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा, इसकी स्थिति वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दोबारा जब पुस्तक लिखी एक द लॉज, उसमें वो आदर्शवाद के बजाय थोड़ा व्यवहारिक हो जाते हैं और ये जो आदर्शवाद वत हो जाता है, यानी कि अपूर्ण रूप से आदर्शवादी नहीं रहते, लेकिन आदर्शवाद जैसे बनने की कोशिश करते हैं। और यहाँ उन्होंने विधि के शासन की बात की है। आदर्श राज्य के
तहत विधि के शासन की बात की है। जो चूँकि विधि का शासन होता है वो सीमित होता है, उसमें हर चीज़ बंधी होती है, तो आदर्श राज्य में विधि के शासन की और व्यवहारिक एक जो उसका रूप है आदर्श राज्य का, वो डेलोज में हमें देखने का मिलता है। तीसरी पुस्तक उन्होंने जो उनकी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है वो है स्टेट्समैन पुस्तक उनके प्लेटो की जो वो है उस पुस्तक में, जिसको राजमर्म हिंदी में जैसे स्टेट्समैन का अर्थ होता है राजमर्मज्ञ, यानी कि राजा के गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्थान पर कानून के शासन की स्थापना की थी और उसे आदर्श राज्य की उन्होंने बाद में संज्ञा दी। इसके अलावा उन्होंने क्रिप्टो, मेनो, अपोलोजी, फिल्बस, प्रोटोगोरस, फेबो ऐसे कई सारी पुस्तकों की फेडो जैसी कई सारी पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी। और हम सामान्य रूप से देख रहे हैं कि जो प्रमुख विचार थे प्लेटो के वो हैं, जिसमें सबसे पहले उनका न्याय संबंधी विचार आता है। उसमें विचार में उन्होंने न्याय को राज्य का मूल आधार बनाया, जिसमें जो राज्य के उन्होंने राज्य के 3 स्तंभ माने हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और जो तीसरा वर्ग उन्होंने तीसरे वर्ग के तहत उन्होंने दास वर्ग को माना है और उस वर्ग के तहत उन्होंने दासों को रखा है। तो इस न्याय के तहत ये कल्पना की जाती है कि ये जो तीनों वर्ग है वो अपने अपने कार्यों को करेंगे और बिना किसी संघर्ष के राज्य में सुचारू रूप से आदर्श राज्य का संचालन होगा। तो ये आदर्श न्याय संबंधी विचार है। और दार्शनिक शासक प्लेटो की एक जिसको हम रचनात्मक एक विचारधारा कह सकते हैं, उस दार्शनिक शासन के माध्यम से उन्होंने रखा है। दार्शनिक शासन ऐसा था जो सभी कमियों से जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी, वो कानून से ऊपर होता था, जिसके शब्द ही कानून माने जाते थे। और इस तरह से जो दार्शनिक राजा था वो परम ज्ञानी, परम आदर्श और शिखर पर स्थित रहने वाला होता था, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती थी, त्रुटिहीन माना जाता था और जिसके अंदर ज्ञान की ज्वाला धधक रही होती थी। यानी कि वो पूर्ण रूप से दार्शनिक राजा था और पूर्ण रूप से आदर्श का एक रूप था। फिर उन्होंने शिक्षा संबंधी अपने विचार रखे हैं विस्तार से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और प्लेटो ने साम्यवाद का रखा है, परिवार का उन्होंने साम्यवाद किया है और परिवार में महिलाओं का उन्होंने साम्यवाद किया है, तो इनको भी हम आगे से पढ़ेंगे। उनकी विचारधारा को फासीवादी संबंधी माना जाता है कि उन्होंने राजा को बहुत अधिक अधिकार दे दिए हैं और राजा पर किसी प्रकार का नियंत्रण उन्होंने नहीं लगाया, तो उनके विचारों को फासीवादी संबंधी विचार माने जाते हैं। हम उनका विस्तार से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और इस तरह से उनका आदर्श राज्य का भी सिद्धांत है और आदर्श राज्य के सिद्धांत में सद्गुण के रूप में न्याय की स्थापना होती है और जिसके तहत सब व्यक्ति मिलकर रहते हैं। वास्तव में हम देखें तो आदर्श राज्य की जो व्यवस्था है प्लेटो की, पूर्ण रूप से काल्पनिक है। उसमें व्यवहार में उसकी कोई जगह नहीं है, वो काल्पनिक मानकर ही उस आदर्श राज्य की प्लेटो एक दर्शन के रूप में इसकी स्थापना करते हैं। जैसे उन्होंने 3 तत्व बताए मनुष्य में, ज्ञान, साहस और धन, और इसलिए इन तीनों जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर उन्होंने समाज को भी 3 वर्गों में बांटा है। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत अपने आप में स्वर्ग की नगरी माना जाता है। प्लेटो ने से आदर्श राज्य को स्वर्ग की नगरी कहा है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से एक आदर्श राज्य होता है। तो आज हमने प्लेटो का एक सामान्य परिचय लिया है। आगे हम अगले चैप्टर में एक एक करके प्लेटो के जो न्याय संबंधी विचार हैं, आदर्श राज्य का विचार है, उनके साम्यवाद संबंधी विचार हैं, शिक्षा संबंधी विचार हैं, उनको सबको विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।